एंड वेलकम टू पीएलसी। बीपीएससी टीआरई 2.0 के लिए जो सी प्लस प्लस का सीरीज है, सी प्लस प्लस के ट्यूटोरियल सीरीज में ये पार्ट 15 है। 15 आपको लग रहा होगा कि 15 पार्ट कैसे आ गया। इससे पहले मैंने पार्ट 1 डाला था, पार्ट 1 से डायरेक्ट पार्ट 15 पे कैसे पहुंच गए हम। तो इससे पहले मैंने बीपीएससी टीआरई 1 के लिए बहुत सारा वीडियो मैंने डाला था, तो उन सारे वीडियोज को टीआरई 2 का जो प्लेलिस्ट है, बीपीएससी टीआरई 2.0 सी प्लस प्लस का एक प्लेलिस्ट होगा, आप जाकर उसमें चेक कीजिएगा। उसमें मैंने उन सारे वीडियो को डाल दिया है, तो 1 to 14 तक का वीडियो कंप्लीट है। आप जाके सारे वीडियो को देख सकते हैं। सिलसिलेवार ढंग से आपको एक अरेंज वे में पढ़ाया गया है। उन सब का नोटिफिकेशन आपके पास इसीलिए नहीं पहुंचा है क्योंकि वो 1-2 महीने पुराने वीडियो हैं। नए वीडियो जो होते हैं उनका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता है। तो कोई बात नहीं, इस वीडियो में मैं इसीलिए थोड़ा सा समय लेकर इन बातों को आपको बता दे रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं पढ़ाना शुरू करूँगा। तो यहाँ पे अब यहाँ से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कंसेप्ट हम डील करेंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से पहले का जो भी कंसेप्ट है वो सब मैंने उसमें उन सारे वीडियोज में समझा रखा है। तो आप जाकर एक बार प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिएगा। प्लेलिस्ट बना हुआ होगा बीपीएससी टीआरई 2.0 सी प्लस प्लस, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला जो छोटा सा कॉन्सेप्ट है वो है इनलाइन फंक्शन का। इनलाइन फंक्शन, ठीक है। फंक्शन का कंसेप्ट अगर आपको पता होगा तो इनलाइन फंक्शन भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हम थोड़ा सा पढ़ देते हैं जो उसका 2 लाइन का डिफिनेशन लिखा हुआ है। हमें हमें उम्मीद है कि हो सकता है आपको 2 लाइन का डिफिनेशन समझ में नहीं आए, लेकिन हम अच्छे तरीके से फिर समझा देंगे। देखिए क्या लिखा है, व्हेन ए फंक्शन इज डिक्लेयर्ड एज इनलाइन द कंपाइलर कॉपीज द कोड ऑफ द फंक्शन इन द कॉलिंग फंक्शन। जब किसी फंक्शन को आप इनलाइन के तौर पर डिक्लेयर कर देते हैं तो उस फंक्शन को अगर कहीं आप कॉल करते हैं तो कंपाइलर क्या करता है, जहाँ पे आपने कॉल किया है उस फंक्शन को, तो उस फंक्शन के सारे कोड को ले जाकर वहाँ पे कॉपी कर देता है। बस यही काम करता है। तो अभी भी आपको समझ में नहीं आया होगा, तो हम क्या करते हैं, चलते हैं नीचे, एक फ्रेश पेज लेते हैं और फिर आपको हम समझाते हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा समय लेकर समझाते हैं। देखिए, एक मान लिए कि हम मेन फंक्शन बना देते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे मेन फंक्शन बना दिए, चलिए। और यहाँ पे मेन फंक्शन में हम एक फंक्शन को यूज करने वाले हैं। उस फंक्शन का नाम है SQR। ये मान लिए कि एक फंक्शन है SQR, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे कि इसको चाहिए इंट a, और ये कुछ नहीं कर रहा है, ये आपको रिटर्न रिटर्न a इंटू a, यही काम कर रहा है। बस यही चीज ये रिटर्न कर देगा आपको। अब आप SQR फंक्शन को यहाँ पे लिख देते हैं रिटर्न टाइप इंट, ठीक है। ये जो SQR फंक्शन को अगर आपने यहाँ पे कॉल किया है SQR, फिर यहाँ से मान लिए आपने कुछ 5 वैल्यू पास कर दिया है, फिर यहाँ पे दूसरा 1-2 स्टेटमेंट लिखा है, फिर आपने लिखा है SQR, फिर यहाँ पे 1-2 और स्टेटमेंट आपने लिखा है SQR, फिर आपने लिखा है, फिर यहाँ आपने SQR फंक्शन को फिर कॉल किया है, और हर बार कॉल करते समय कुछ वैल्यू भेजना पड़ेगा, तो ये सब मान लिया आपने वैल्यू भेजा है, ठीक है। तो इसके बाद भी 1-2 स्टेटमेंट हो सकता है। तो देखिए, अभी ये फंक्शन इनलाइन फंक्शन नहीं है, नॉर्मल फंक्शन है, क्योंकि इस फंक्शन को अभी हमने इनलाइन बनाया ही कहाँ है। इनलाइन कीवर्ड लगाएंगे तब तो ये इनलाइन बनेगा, अभी ये इनलाइन नहीं है। तो देखिए होता क्या है, जब भी ऊपर से कंट्रोल आएगा, कोड को पढ़ेगा तो देखेगा यहाँ पे SQR फंक्शन को कॉल किया गया है, तो यहाँ से वो जंप करेगा, डायरेक्ट आएगा इस फंक्शन पे, और इस फंक्शन पे जब कंट्रोल आएगा तो यहाँ का वैल्यू 5 लेते हुए आएगा, वो a में असाइन कर देगा, और फिर a इंटू ए कैलकुलेट होगा, और फिर यहाँ से देखेगा रिटर्न स्टेटमेंट है, तो जो भी कैलकुलेट होकर 25 जो रिजल्ट आएगा उसको फिर लेते हुए वापस इसी जगह पहुँच जाएगा, ठीक है। और फिर इस जगह पे आप मान लीजिए कि कोई वेरिएबल अगर रखे होंगे, कोई वेरिएबल b, तो b में 25 को असाइन कर देगा, ठीक है।
तो इतना मान लीजिएगा कि जितना भी फंक्शन को कॉल किया गया है, इसके पीछे एक वेरिएबल का अरेंजमेंट किया गया है, ठीक है। हमें उतना डिटेल में नहीं जाना है, बस कंसेप्ट समझिए। अब देखिए, एक तो कंट्रोल को आने में, फिर कंट्रोल को वापस जाने में थोड़ा टाइम तो लगा होगा। फिर एक दो लाइन का कोड एग्जीक्यूट होने के बाद फिर देखा जा रहा है, फिर कॉल किया गया है इस फंक्शन को, तो फिर कंट्रोल यहाँ से जंप करके फिर यहाँ आएगा और फिर ये सब काम करके फिर रिटर्न वापस जाएगा। तो ये काम बार बार अगर हो रहा है किसी फंक्शन में, तो इससे आपका एग्जीक्यूशन पे असर पड़ता है, थोड़ा सा स्लो हो जाएगा सिस्टम, ठीक है। आप समझिए कि इस तरह से आने जाने में समय तो कुछ ना कुछ लगेगा, तो इससे एग्जीक्यूशन स्लो हो जाता है, ठीक है। अब इसी से बचने के लिए इस अगर किसी फंक्शन को आप इनलाइन फंक्शन बना देते हैं, तो कुछ नहीं करना होगा, इसके पहले आपको लिखना होगा इनलाइन। तो इनलाइन बस कीवर्ड लगा दीजिएगा, तो अब ये फंक्शन बन गया इनलाइन। तो अब इनलाइन फंक्शन बन जाने से होता क्या है कि ये फंक्शन का जो कोड है, एक्चुअल में कोड तो एक ही लाइन का है, ये जो कोड है ना, ये उस जगह पे कॉपी कर देता है कंपाइलर। आपको पता नहीं चलेगा, अंदर ही अंदर कंपाइलर क्या करेगा, कॉपी कर देगा। तो कंपाइलर कैसे काम करेगा हम आपको बताते हैं। अभी क्या करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, चलिए कुछ कुछ चीज़ों को हम यहाँ से साफ कर दे रहे हैं ताकि दिखे, ठीक है। तो कंपाइलर क्या करेगा, जैसे इसको कंपाइल करेगा इस प्रोग्राम को, तो इस लाइन को काट देगा और 5 यहाँ पे खुद कर देगा, क्योंकि कंपाइलर समझदार होता है, वो समझ जाएगा कि इनलाइन फंक्शन है, तो इसका जो कोड है उस कोड को हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो इस कोड का यही मतलब है कि 5 का स्क्वायर निकालना है, तो इस तरह से ये लिख देगा। तो एक तरह से यही कोड को कॉपी कर रहा है वहाँ पे, यही जो कोड है इसको कॉपी कर रहा है, बस अभी मान के चलिए। फिर यही काम यहाँ पे कर देगा, 2 × 2 कर देगा। तो इससे फायदा क्या हो गया, आने जाने का समय आपका बच गया, आने जाने का समय आपका बच गया। तो यही फायदा हो जाता है इनलाइन फंक्शन का। लेकिन इनलाइन फंक्शन के साथ कुछ रिस्ट्रिक्शन है, चलिए अब समझते हैं रिस्ट्रिक्शन क्या है। देखिए रिस्ट्रिक्शन क्या है इनलाइन फंक्शन के साथ, वो यहाँ नोट में करके लिख दिया गया है, ठीक है। जो कौन कौन सिचुएशन में आप यूज नहीं कर सकते इनलाइन फंक्शन को, तो जो सिचुएशन है, एक तो है कि उस फंक्शन को आपको रिकर्सिव नहीं बनाना होगा। इनलाइन फंक्शन कभी रिकर्सिव नहीं बन सकता है। और उस फंक्शन में कोई स्टैटिक वेरिएबल आप यूज नहीं कर सकते हैं। उस फंक्शन में कोई कंट्रोल स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए, जैसे कि स्विच, इफ, लूप, फॉर लूप, इन ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। मेन फंक्शन को आप इनलाइन फंक्शन नहीं बना सकते हैं। ये 4 कंडीशन याद रखिएगा, हो सकता है इस पे क्वेश्चन बन जाए, ठीक है। क्योंकि इनलाइन फंक्शन इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, ये आम फंक्शन से थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है। तो जो थोड़ा सा हटके होता है उसको तो नज़र में रखना ही पड़ता है। तो ये कंडीशन जो है ना, जरूर याद रखिएगा, हो सकता है इस पे क्वेश्चन तैयार कर ले। आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। तो जनरली इनलाइन फंक्शन छोटा छोटा देखने को मिलता है, एक दो लाइन का कोड लिख दीजिए, काम खत्म, वही इनलाइन फंक्शन होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें एक कंसेप्ट पढ़ना है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कैसे लिखते हैं, अब हम इस पे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो प्रोग्रामिंग होता है उसका एक स्ट्रक्चर है। यहाँ पे स्ट्रक्चर कहने का मतलब है देखने में वो कैसे दिखता है। तो देखिए, मेन फंक्शन तो हर प्रोग्राम में रहेगा ही, तो आपको यहाँ पे मेन फंक्शन दिख रहा होगा। मेन फंक्शन के अलावे आपको एक क्लास का अरेंजमेंट दिखेगा। यहाँ पे क्लास कीवर्ड लगा होगा, क्लास का कुछ नाम होगा और उसके अंदर कुछ वेरिएबल बने हुए होंगे, उसके अंदर कुछ फंक्शन हो सकते हैं, ठीक है। और ऊपर हेडर फाइल भी हो सकता है, एक दो हेडर फाइल भी आपको देखने को मिल जाए। तो ये एक मोटा मोटी स्ट्रक्चर है। और मेन फंक्शन में जब देखिएगा तो एक ऑब्जेक्ट बना होगा और फिर उस ऑब्जेक्ट के सहारे कुछ ना कुछ काम किया जा रहा होगा। तो ये मोटा मोटी स्ट्रक्चर है। तो ये समझने के लिए अब आगे बढ़ते हैं, क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, इन सब बातों पर चर्चा करते हैं। देखिए, ये जो कुछ हम आपको दे रहे हैं ये मेरा पर्सनल नोट्स है, मेरा राइटिंग बहुत ही बुरा है और राइटिंग पे थोड़ा सा देख लीजिएगा, कंप्रोमाइज़ कर लीजिएगा, क्योंकि शुरू से मैंने राइटिंग पे फोकस नहीं किया और इसी के लिए इतना बुरा राइटिंग हो गया। चलिए कोई बात नहीं, पढ़ा जाएगा, इतना उम्मीद करते हैं। हाँ, तो देखिए ये जो है क्लास का डिफिनेशन है, क्लास एक्चुअल में क्या है वो।
तो मैं मोटा-मोटी समझा देता हूँ, इसको पढ़ूँगा तो थोड़ा-सा बोरिंग लगेगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा, बहुत सारा काम की बातें इसमें होगा, ठीक है। देखिए क्लास होता क्या है, क्लास को एक लाइन में ऐसा समझा जाता है कि ये ऑब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट होता है। क्लास क्या होता है? ऑब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट होता है। क्लास के अंदर हम लोग डाटा और फंक्शन को रख के पैक कर देते हैं। क्लास के अंदर हम लोग डाटा और फंक्शन को रख के पैक कर देते हैं। इससे एक तरह से फ़ायदा हो जाता है कि जो भी अंदर का मेंबर है उसको डायरेक्ट एक्सेस कोई नहीं कर सकता है। उसको कोई डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता है, ठीक है? और ये एक सेंट्रल आइडिया है ओप का। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का यही एक सेंट्रल आइडिया है, मतलब उसका मेन आइडिया यही है कि मेरा डाटा जो रहेगा वो हाईली प्रोटेक्टेड रहेगा। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक एक मेन ये है सेंट्रल आइडिया, ठीक है? अब देखिए जो भी वेरिएबल क्लास के अंदर हम लोग बनाते हैं उसको मेंबर वेरिएबल पुकारते हैं और जो भी फंक्शन क्लास के अंदर होता है उसको हम लोग मेंबर फंक्शन के नाम से पुकारते हैं। तो बोला जाएगा मेंबर वेरिएबल तो समझ जाइएगा क्लास के अंदर के वेरिएबल की बात हो रही है। बोला जाएगा मेंबर फंक्शन तो समझ जाइएगा क्लास के अंदर के फंक्शन की बात हो रही है। क्लास बनाने के लिए आपको क्लास कीवर्ड का इस्तेमाल करना होगा। क्लास कीवर्ड का सी भी छोटा होता है। आपको पता होना चाहिए कीवर्ड का सारा लेटर छोटा में होता है। यहाँ पे आपको एक दिख रहा होगा क्लास का सिंटेक्स और क्लास का आप एक नाम रखिएगा, वो नाम हमेशा वैलिड आइडेंटिफायर होना चाहिए। आइडेंटिफायर का जो रूल है, जो वेरिएबल का रूल है वही आइडेंटिफायर का रूल है। एक्चुअली आइडेंटिफायर वेरिएबल भी एक आइडेंटिफायर ही होता है। अब देखिए क्लास का एक सिंटेक्स, क्लास में होता क्या है, क्लास कीवर्ड आपको एक कीवर्ड लगाना होगा, क्लास का एक नाम डिसाइड करना होगा। ये जो दिख रहा होगा ये एंगुलर ब्रैकेट, हालांकि इसका कोई सिंटेक्स में योगदान नहीं होता है। ये दिखाने का मतलब है कि क्लास के नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। एंगुलर ब्रैकेट हटा दीजिए अभी दिमाग से, ठीक है? क्लास का नाम दे दीजिएगा, फिर यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस ओपन करना है, कर्ली ब्रेसेस क्लोज करना है। ये हो गया क्लास का बॉडी। अब इसके अंदर क्या करना है आपको, वेरिएबल बनाना है, फंक्शन बनाना है, यही सब काम करना है। तो इसमें देख रहे होंगे एक प्राइवेट सेक्शन है, ये वाला प्राइवेट सेक्शन है, ये वाला पब्लिक सेक्शन है। प्राइवेट पब्लिक क्या होता है ये नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे हम। अभी बस इतना समझ लीजिए, क्लास के अंदर कुछ चीज़ों को आप प्राइवेट करके चल सकते हैं, कुछ चीज़ों को प्राइवेट बना सकते हैं और क्लास के अंदर कुछ चीज़ों को आप पब्लिक बना सकते हैं। और एक प्रोटेक्टेड कीवर्ड भी होता है, कुछ चीज़ों को आप प्रोटेक्टेड भी बना सकते हैं। प्राइवेट बनाने से क्या फ़ायदा होता है, प्रोटेक्टेड बनाने से क्या फ़ायदा होता है, पब्लिक बनाने से क्या फ़ायदा होता है, ये सब बाद में देखेंगे हम लोग, ठीक है? तो प्राइवेट सेक्शन में वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, कुछ फंक्शन को आप बना सकते हैं, ठीक है? उसी तरह पब्लिक सेक्शन में भी कुछ वेरिएबल भी बना सकते हैं, कुछ फंक्शन भी बना सकते हैं। तो ये हो गया क्लास का सिंटेक्स। देखिए यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल है क्लास का। क्लास कीवर्ड है और यहाँ पे क्लास का कोई नाम है और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस ओपन। प्राइवेट सेक्शन में 3 वेरिएबल बनाया गया है, इंट टाइप, फ्लोट टाइप, फिर दूसरा भी इंट टाइप है। पब्लिक सेक्शन में फंक्शन बनाया गया है। जनरली जो भी फंक्शन बनाया जाता है पब्लिक सेक्शन में ही बनाया जाता है। ऐसा कोई फिक्स्ड रूल नहीं है, लेकिन जनरली देखा जाता है मोस्ट ऑफ टाइम तो पब्लिक सेक्शन में फंक्शन को बनाया जाता है, ठीक है? तो देखिए शो नाम का जो फंक्शन है ये पब्लिक सेक्शन में बनाया गया है और फिर यहाँ पे क्लास को कर्ली ब्रेसेस से बंद कर दिया गया है और लास्ट में सेमी कोलन होगा। क्लास को सेमी कोलन से टर्मिनेट किया जाता है, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है, इसे आप याद कर लीजिएगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्लास बन चुका है, क्लास बन गया है। अब वेरिएबल, वेरिएबल कैसे बनाते हैं, ठीक है? तो सॉरी वेरिएबल नहीं, ऑब्जेक्ट। तो जैसे आप एक नॉर्मल वेरिएबल बनाते हैं ठीक उसी तरह से आपको क्या करना है, ठीक उसी तरह से ऑब्जेक्ट बनाना है, ठीक है? तो देखिए जब आप कोई क्लास बनाते हैं तो क्लास बना के आप करते क्या है, क्लास बना के आप एक यूजर डिफाइंड डाटा टाइप तैयार करते हैं, यूजर डिफाइंड डाटा टाइप तैयार करते हैं, ठीक है? अब जो आप क्लास बनाए हैं उससे एक डाटा टाइप तैयार हुआ है, उससे कोई वेरिएबल नहीं बन गया है। इस चीज़ को इस तरह से समझिए, जैसे कि हमने यहाँ पे मेन फंक्शन में थोड़ा सा समय लेके समझाते हैं। हमने यहाँ मेन फंक्शन में लिखा इंट के, तो एक के वेरिएबल मेमोरी में मान लीजिए बन गया ऐसे,
के। तो इसमें इंटीजर टाइप डाटा आप रख सकते हैं। एक दूसरा अब हमने बनाया फ्लोट p, तो एक p वेरिएबल बन जाएगा, ठीक है। इसमें कोई फ्लोट टाइप डाटा आप रख सकते हैं। एक बनाया मैंने कैर टाइप ch वेरिएबल, तो एक ch वेरिएबल भी कहीं बन जाएगा जिसमें आप कैरेक्टर टाइप डाटा रख सकते हैं। आप k में हमेशा इंटीजर टाइप डाटा रख सकते हैं, p में हमेशा आप फ्लोट टाइप डाटा रख सकते हैं, कैर में हमेशा कैरेक्टर टाइप डाटा रख सकते हैं। ये सब प्री डिफाइंड डाटा टाइप है। ये सब प्री डिफाइंड डाटा टाइप है। आपके मन में कुछ ऐसा सवाल आएगा कि एक ऐसा वेरिएबल होता जिसमें 2-3 इस तरह से ब्लॉक बने होते हैं, किसी में एक में इंटीजर वैल्यू रखो, एक में कैरेक्टर रखो, एक में फ्लोट रखो, एक में डबल रखो, कुछ इस तरह का वेरिएबल रहता तो कितना मजा आता। ये वेरिएबल थोड़ा सा देखने में पावरफुल है, एक बार में 4 तरह का डाटा को स्टोर कर ले रहा है। तो ऐसा कोई डाटा टाइप पहले से बना बनाया नहीं है, लेकिन सी प्लस प्लस आपको पावर देता है कि आप बना सकते हैं। तो ऐसा कैसे बना सकते हैं? तो वही क्लास बनाकर, मतलब कि आप एक नया डाटा टाइप तैयार कर रहे हैं, एक नया नियम बना रहे हैं आप, कि एक नया डाटा टाइप हम तैयार कर रहे हैं। इस डाटा टाइप का यूज करके जो वेरिएबल बनाएगा, वो वेरिएबल अपने आप में 4 ब्लॉक वाला वेरिएबल होगा, वो 4 तरह के डाटा को स्टोर कर सकता है। तो वही तो काम यहाँ पे किया गया है। देखिए, यहाँ पे एक क्लास कीवर्ड लगाकर आइटम, एक नाम तय कर दिया गया क्लास का, ठीक है, आइटम। और प्राइवेट सेक्शन में यहाँ पे प्री डिफाइंड डाटा टाइप का यूज करके एक एक वेरिएबल बना दिया गया, ठीक है। और उसके बाद इसमें एक फंक्शन बना दिया गया। तो फंक्शन थोड़ा देर के लिए भूल जाइए, यहाँ पे क्लास को बंद कर दिया गया। अब ये जो आपने बनाया आइटम क्लास, तो ये आइटम क्लास का आप जब भी आप कोई वेरिएबल बनाइएगा, अब लिखिएगा जैसे कि आइटम आइटम ए। तो ए जो वेरिएबल अब बनेगा, ए जो वेरिएबल बनेगा, इसमें 3 गो खंड ऐसे बन जाएगा, 3 गो खंड। एक में इंटीजर डाटा जो कोड नंबर रखेगा, एक में प्राइस रखेगा फ्लोट डाटा, एक में रखेगा फिर इंटीजर डाटा QTY। मतलब 3 डाटा रख रहा है ये। तो ये भी एक तरह से वेरिएबल ही है, लेकिन यहाँ पे जो डाटा टाइप आपको दिख रहा है, ये डाटा टाइप आपने बनाया है। तो क्लास को यूजर डिफाइंड डाटा टाइप भी बोलते हैं। क्लास को यूजर डिफाइंड डाटा टाइप भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो आइटम है, ये क्या है? ये एक यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है। अभी तक यहाँ पे जो हम काम किए हैं, ये सब प्री डिफाइंड डाटा टाइप है। इसी प्री डिफाइंड डाटा टाइप को यूज करके आप एक क्लास बना सकते हैं। क्लास में बहुत सारा प्री डिफाइंड डाटा टाइप को डिक्लेयर करके इस क्लास का पावर सेट कर सकते हैं कि 2 वेरिएबल 2 वैल्यू को स्टोर कर सकता है, कि 3 वैल्यू को स्टोर कर सकता है। ये सब आपको तय करना है, आपको जितना मन करे उतना आप डाल सकते हैं। इसके अलावा एक अलग से पावर आप दे सकते हैं कि इसमें कुछ कुछ आप फंक्शन भी बना सकते हैं। ये फंक्शन का काम रहेगा इन सारे वेरिएबल पे कुछ काम करना, कुछ वर्क परफॉर्म करना। तो इसके अंदर, किसी क्लास के अंदर जितना फंक्शन आप बना दीजिएगा, तो उतने तरह का ऑपरेशन परफॉर्म कर पाएगा। तो किस पे परफॉर्म कर पाएगा? इन्हीं सब वेरिएबल पे। तो इन सब वेरिएबल को क्या बोलते हैं? मेंबर वेरिएबल। जो क्लास के अंदर जो वेरिएबल है उसको बोलते हैं मेंबर वेरिएबल, और जो क्लास के अंदर जो फंक्शन है उसको बोलते हैं मेंबर फंक्शन। तो यही इसके पीछे का कंसेप्ट है, ठीक है। अब आते हैं वहीं ऑब्जेक्ट पे। तो एक तरह से देखा जाए तो हम यहाँ पे जो बनाए हैं ये ऑब्जेक्ट है। ये क्या है? ऑब्जेक्ट। जो यूजर डिफाइंड डाटा टाइप द्वारा जो वेरिएबल बनाया जाता है, उसको ऑब्जेक्ट पुकारते हैं। ऑब्जेक्ट, क्योंकि क्लास का यूज करके आप यूजर डिफाइंड टाइप डाटा टाइप बनाए हैं, यूजर डिफाइंड डाटा टाइप बनाया है क्लास की मदद से। तो अब उस डाटा टाइप का कोई वेरिएबल बनेगा तो वो कहलाएगा ऑब्जेक्ट। क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट। चलिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करा है, एक क्लास डिक्लेरेशन ओनली बिल्ट द स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लास को डिक्लेयर कीजिएगा, जैसे कि अभी यहाँ पे हमने क्लास बनाया है, थोड़ा सा उस पेज में है, आधा आधा इस पेज में है। तो अभी हमने यहाँ पे क्लास बनाया है। तो क्लास बनाने मात्र से ऑब्जेक्ट का निर्माण नहीं हो जाता है। क्लास आपने बनाया तो एक तरह से ऑब्जेक्ट मेरा कैसा होगा,
ये आपने डिसाइड किया। आप बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट मेरा कैसा होगा, उसका आपने एक नक्शा बनाया है। क्या नक्शा? जैसे कि हम लोग घर बनाते हैं ना, तो घर बनाते हैं तो पहले इंजीनियर से पेपर पर नक्शा बनवाते हैं। तो नक्शा बन जाने से आपका घर नहीं ना बन जाता, आप रहने नहीं ना लगते हैं। तो ठीक उसी तरह से क्लास बन जाने से मेमोरी में कोई स्पेस वगैरह ऑक्युपाई नहीं होता है, वो जस्ट स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। अब जब आप जब डिक्लेयर करते हैं ऑब्जेक्ट को, तो ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ठीक जैसे वेरिएबल बना रहे हैं उसी तरह से ऑब्जेक्ट बनाइए। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए देखिए यहाँ पे, ये ऑब्जेक्ट बनाने का सिंटेक्स है। तो क्लास का नाम लिखना है और ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है। तो यहाँ आइटम हो गया क्लास का नाम, और ये हो गया वेरिएबल की तरह जो आपको दिख रहा है, ये हो गया ऑब्जेक्ट का नाम। तो यहाँ पे एक ही लाइन में 3 ऑब्जेक्ट तैयार कर लिया गया है। तो ये तीनों ऑब्जेक्ट इस तरह से बन जाएगा मेमोरी में। सबके पास 3 डाटा टाइप, 3 डाटा रखने का क्षमता होगा सबके पास, ठीक है। इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी। चलिए, तो ऑब्जेक्ट क्या होता है इस चीज़ को भी हम लोग समझ गए। अब देखते हैं ऑब्जेक्ट को एक्सेस कैसे करते हैं। मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर जो मेंबर हैं उनको एक्सेस कैसे करते हैं। तो एक्सेसिंग क्लास मेंबर, तो देखिए क्लास का जो मेंबर है वही ना ऑब्जेक्ट के अंदर आ जाता है। तो उनको एक्सेस करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट के साथ डॉट ऑपरेटर का सहायता लेना होगा। तो देखिए यहाँ पे a डॉट क्यू टी वाई, और यहाँ पे 10 किया गया, तो ये क्यू टी वाई सेक्शन में 10 स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब अगर कोई करता है a डॉट, देखते हैं क्या नाम था, क्यू टी वाई के अलावा क्या नाम था, प्राइस और कोड नंबर, ठीक है। अगर कोई a डॉट यहाँ पे कोड नंबर, कोड नंबर अगर कोई 100 रखता है, तो कोड नंबर वाले सेक्शन में 100 स्टोर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए a डॉट शो फंक्शन को आपने कॉल किया है, तो शो फंक्शन के लिए जो कोड आप लिखे होंगे वो काम कर जाएगा। तो शो फंक्शन के अंदर जो भी मेंबर वेरिएबल्स है, उनको उनको एक तरह से डिस्प्ले करने के लिए कोड लिखा गया है। तो वो सारा चीज़ डिस्प्ले हो जाएगा। अगर इस सूरत में देखा जाएगा तो इस तरह से 10, 100 और जो है एक एक और जो है वो भी डिस्प्ले हो जाएगा। तो इस तरह से आप एक्सेस कर रहे हैं। तो एक्सेस करने के लिए बस याद रखिएगा डॉट ऑपरेटर का यूज करते हैं। कहीं देखिएगा तो आपको एरो ऑपरेटर का भी यूज देखने को मिल जाएगा। लेकिन एरो ऑपरेटर यूज करने के लिए हम लोग को नॉर्मल ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, पॉइंटर टाइप ऑब्जेक्ट चाहिए। तो आगे इस चीज़ पे बात करेंगे कि एरो ऑपरेटर से कैसे हम लोग एक्सेस करते हैं। अब आते हैं एक्सेस स्पेसिफायर पे, ठीक है। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन कोई बात नहीं। चलिए, तो एक्सेस स्पेसिफायर में हम लोग देखते हैं पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, 3 ही एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं। तो जो पब्लिक है वो लगाने से क्या होता है, तो जब आप कोई भी वेरिएबल को या कोई भी फंक्शन को अगर आप पब्लिक बना देते हैं तो वो डायरेक्टली एक्सेस किया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए a डॉट क्यू टी वाई हम डायरेक्ट एक्सेस कर रहे हैं बाहर, मतलब कि ये मेन फंक्शन के अंदर इस तरह से अगर आप एक्सेस कर रहे हैं तो ये तभी पॉसिबल है जब ये क्यू टी वाई को पब्लिक के तौर पे बनाया गया होगा क्लास के अंदर। तो हालांकि यहाँ के क्लास जो बनाया गया है, यहाँ के क्लास में ये प्राइवेट के तौर पे डिक्लेयर है, तो आप वैसे एक्सेस नहीं कर सकते हैं, एरर आ जाएगा। तो यहाँ इसको काट के आप पब्लिक लिख लीजिएगा, तभी आप उस तरह से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो पब्लिक कीवर्ड का इस्तेमाल हम इसीलिए करते हैं ताकि डायरेक्टली एक्सेस किया जा सके। जो भी क्लास के मेंबर है उसको डायरेक्टली हम लोग एक्सेस कर सकें, इसके लिए प्राइवेट कीवर्ड, जब प्राइवेट कीवर्ड का इस्तेमाल कीजिएगा, तो प्राइवेट कीवर्ड का जब आप इस्तेमाल कीजिएगा तो आप डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते हैं, किसी पब्लिक मेंबर का सहारा लेना होगा। तो जनरली जो भी वेरिएबल है उसको हम लोग प्राइवेट डिक्लेयर करते हैं। तो वो जब प्राइवेट डिक्लेयर कर लेते हैं तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट उसको डॉट ऑपरेटर के साथ एक्सेस नहीं कर पाता है। तो फंक्शन के सहारे हम लोग एक्सेस करते हैं, और वो फंक्शन हम लोग पब्लिक बना के चलते हैं। तो पब्लिक फंक्शन के द्वारा प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस किया जाता है, ठीक है। ये वाला जो हमने हाईलाइट किया है, ये यही क्वेश्चन के तौर पे बनाकर बीपीएससी टीआरई 1 में पूछा गया था।
ठीक यही वाला लाइन, बाय डिफ़ॉल्ट जो भी क्लास का मेंबर होता है वो प्राइवेट होता है। मतलब अगर आप पब्लिक प्राइवेट लिखना भूल जाते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट वो प्राइवेट बना लेगा। स्ट्रक्चर का भी कंसेप्ट है, ठीक क्लास की तरह ही स्ट्रक्चर होता है। अगर आप स्ट्रक्चर कीवर्ड के थ्रू क्लास बनाते हैं, स्ट्रक्चर कीवर्ड के थ्रू कोई क्लास का निर्माण करते हैं, यूजर डिफाइंड डाटा टाइप बनाते हैं, तो उस सूरत में बाय डिफ़ॉल्ट जो भी मेंबर होगा वो पब्लिक होगा। तो यहाँ से क्वेश्चन निकल के आया था। तो एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ आप लोगों को, अब जो आप लोगों को पढ़ना है काफ़ी डीपली पढ़िएगा, क्योंकि बीपीएससी में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा ना वो काफ़ी डीपली पूछा जाएगा, एकदम कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो एकदम ऊब के, एक तो पढ़ने में थोड़ा सा होता है कि डीपली पढ़ने में थोड़ा सा होता है कि बड़ा जल्दी आदमी थक जाता है, नींद आने लगता है, लेकिन नहीं, थोड़ा सा आपको कंसेप्ट क्लियर करने के चक्कर में रहिएगा, रटने के चक्कर में नहीं रहिएगा। तो प्राइवेट कीवर्ड क्या है, प्राइवेट कीवर्ड लगा दीजिएगा तो आप डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर पाइएगा। प्रोटेक्टेड एक कीवर्ड होता है। प्रोटेक्टेड कीवर्ड से होता क्या है कि ये प्राइवेट के तौर पे काम करता है, लेकिन प्राइवेट से थोड़ा सा हटके होता है। जनरली इसका यूज इनहेरिटेंस में आपको देखने को मिलेगा। इनहेरिटेंस एक कंसेप्ट होता है, आगे हम लोग देखेंगे। तो जब इनहेरिटेंस पढ़िएगा ना तो वहाँ पे देखिएगा प्राइवेट के जगह पर प्रोटेक्टेड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक टेबल के थ्रू इन सारी बातों को थोड़ा सा समझाया गया है, तो इसे भी मैं समझा देता हूँ। देखिए, यहाँ पे एक्सेस स्पेसिफायर है, यहाँ पे क्लास मेंबर है और यहाँ पे क्लास ऑब्जेक्ट है। जब आप पब्लिक कीवर्ड लगा के कोई वेरिएबल या फंक्शन को बनाए हैं तो क्लास के अंदर जो भी क्लास के मेंबर हैं वो आराम से एक्सेस कर सकते हैं। तो इतना ध्यान रखिएगा, चाहे पब्लिक, चाहे प्राइवेट, चाहे प्रोटेक्टेड, किसी भी एक्सेस स्पेसिफायर का यूज करके कोई मेंबर को आपने डिक्लेयर किया है क्लास के अंदर, तो क्लास के अंदर के जो भी मेंबर्स हैं उनके लिए वो अलाउ है। लेकिन जो क्लास के ऑब्जेक्ट है तो वो ऑब्जेक्ट के लिए पब्लिक अलाउ है, लेकिन प्राइवेट और प्रोटेक्टेड डिस अलाउ है, मतलब ये एक्सेस नहीं कर सकता। तो पब्लिक अगर कोई है मेंबर, उसी को ऑब्जेक्ट डायरेक्ट डॉट ऑपरेटर के सहारे एक्सेस कर सकता है। तो यही बातें इसमें बताई गई है। अब नीचे आपको एक पूरा प्रोग्राम होगा, इस प्रोग्राम को थोड़ा सा खुद से समझिएगा। अगर आपको इस प्रोग्राम को भी एक्सप्लेन लगे कि ये प्रोग्राम नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम समझा देंगे। ठीक है, चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। यहाँ का जो नीचे का जो कोड है वो यहाँ पे लिखा गया है, बस यहीं थोड़ा सा बता देते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिएगा। देखने के लिए धन्यवाद।